हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। स्टूडेंट्स, आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। अब आप कहोगे मैम सीरीज की डिटेल तो बताइए। तो सीरीज की डिटेल इस प्रकार है कि अब हम हर संडे मिला करेंगे, संडे ठीक है, और हर संडे मिलके पूरे वीक में जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करा करेंगे। क्योंकि रोज रोज अगर इकोनॉमी की न्यूज़ पढ़ाऊंगी तो आप कहोगे मैम कि ये हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है शशांक सर से, तो कितना कुछ पढ़ें। तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम सिर्फ संडे को मिलेंगे और संडे एवरी संडे आज स्टार्ट करके अब से वीकली कंपाइलेशन पढ़ा करेंगे जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब आपका ये क्वेश्चन पूछना बनता है कि मैम इकोनॉमी की न्यूज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अलग से उसका वीडियो हमें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं या बिल्कुल अर्ली स्टेज में हैं प्रिपरेशन के। तो बेटा, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, ठीक है ना, तो इकोनॉमी आपके प्रीलिम्स में भी आएगा और आपके मेंस में भी आएगा। प्रीलिम्स की बात करें तो हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज करोगे, ट्रेंड देखोगे, तो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर इन प्रीलिम्स कम्स फ्रॉम इकोनॉमी। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे और कुछ करंट अफेयर्स से इंटीग्रेटेड होंगे। तो जब तक आप करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ोगे, इंटीग्रेट नहीं करोगे अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ, तब तक आप ये क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब भाई 100 ही तो टोटल क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें से अगर 15 to 20% ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमी से आ रहे हैं तो आपको अपने आप इसका जवाब मिल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को कवर करना। अब बात करते हैं मेंस के क्वेश्चंस की। तो मेंस में कौन सा पेपर, ठीक है ना, GS3 जिसको बोलते हैं, GS3 जिसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक तो याद ही नहीं होता कि इकोनॉमी GS1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 सबको याद होता है कि भाई वो तो एथिक्स का पेपर है इसलिए। तो GS3 का पार्ट है इकोनॉमी, उसमें 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम इकोनॉमी में से आते हैं एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। हार्डली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा हर साल जो डायरेक्टली आपके बेसिक मतलब स्टैटिक पोर्शन में से आएगा। मोस्टली क्वेश्चंस, मोस्टली क्या है, एक को छोड़ के बाकी बचे 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में से ही आएंगे। हो सकता है आपको कभी कोई स्कीम को एनालाइज करने को बोल दें, या कोई नई डेवलपमेंट हुई है, या कोई इन्फ्लेशन है, तो या कोई टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उससे रिलेटेड वो आपको उसको इवैल्यूएशन मतलब क्रिटिकली एनालाइज करने को बोल देंगे, डिस्कस करने को बोल देंगे, एक्सप्लेन करने को बोल देंगे। तो वो सारी चीजें, सो दैट मेक्स करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंसिडर्ड यूपीएससी एज एन एग्जाम। ठीक है, बात करते हैं कि हमारी क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो क्लास मेरी 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी। कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है ना, डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है ना, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी क्लास पिकअप करेगी, भाई आज तो फर्स्ट क्लास है तो आज मैं आपको बीच बीच में आंसर राइटिंग के नुआंसेस इतने नहीं बताऊंगी, बट जैसे जैसे मुझे समझ आएगा कि अब आपका भी बेस बिल्डअप हो गया है या हो रहा है, या आपको करंट अफेयर्स की अब समझ आने लग गई है, नाउ यू हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग दी डॉट्स। देखिए, ये फर्स्ट क्लास में नहीं होने वाला। अगर आप ऐसी उम्मीद मुझसे या अपने आप से भी रख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आज मैं सारा जितना करंट अफेयर्स पढ़ूं और कल से मुझे सारे डॉट्स कनेक्ट करने आ जाएंगे। नहीं, इकोनॉमी टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको बीच बीच में आंसर राइटिंग के नुआंसेस भी साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये पॉइंट आप जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे ना, यहाँ पे ये पॉइंट आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, या इस पॉइंट को आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, या ये जो ग्राफ है इसमें से कोई डेटा लेके आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो किसी आंसर का। बट दिस विल टेक टाइम, ये ग्रेजुअली होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट दिस मिरेकल फ्रॉम यू योरसेल्फ एंड मी एज वेल इन दी फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो डिटेल वाले कुछ पोर्शन होंगे, कुछ टॉपिक्स, कुछ न्यू, ठीक है ना। उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनका हम पासिंग रेफरेंस लेंगे। पासिंग रेफरेंस मतलब वो जो एक कोल्ड ड्रिंक आती है, आई थिंक स्प्राइट का एक टैगलाइन है, सीधी बात नो बकवास। तो इसमें हम करेंगे सीधी बात
नो बकवास, SBNB होगा इसका टाइटल। मतलब इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें मोस्टली इस सेक्शन में से जो क्वेश्चन बनेंगे ना उसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, वो यूजुअली आपके प्रीलिम्स में आएंगे। मेंस में से क्वेश्चन बनना इस सेक्शन में से थोड़ा सा मुश्किल है। क्या ये यूपीएससी का बाइफर्केशन है? नहीं है, ये फिजिक्स वाला का बाइफर्केशन है। ये आपकी इकोनॉमी की फैकल्टी जिनका नाम नानकी बवेजा है उनका बाइफर्केशन है। ये कुछ टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि उससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा, और कुछ होंगे SBNB विच मीन्स सीधी बात नो बकवास। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम कौन से टॉपिक। आज की क्लास में हम 6 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अब वो कहाँ से हैं, कौन से हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठना है। मेरी क्लास में ये चीज़ कंपलसरी है कि जब आप बैठोगे आपको जो पेन और पेपर है वो लेके बैठना ही बैठना है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी, बहुत सारी जो आपको मतलब ऐसा रहेगा कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो शायद आपको बुक्स में ना मिले। कुछ ऐसे नुआंसेस होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन, ऐसे लूप होल्स में से ही तो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। इसलिए आज से आप एक अपना अलग से नोटबुक बना लीजिए, पेन पेपर भी छोड़िए, नोटबुक बना लीजिए पतली सी, जिसमें आप ये सारे करंट अफेयर्स को नोट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज आर्टिकल से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज गवर्नमेंट अलाउज ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी for export promotion schemes. Central allows international trade settlement in rupees for export promotion scheme. क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यूजुअली देखो, एक तो माइंडसेट की बात है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सिंपल सी बातें करेंगे, बिल्कुल जो हम रोज सुन रहे हैं, और अपने आप देखना, देखते देखते आपकी इकोनॉमी की खबर हो जाएगी। आपने हमेशा से देखा होगा, हम जब भी कुछ या सुना होगा एटलीस्ट, ये तो मैं विश्वास रखती हूँ अपने स्टूडेंट्स में से, कि हम यूजुअली जो अपने इंपोर्ट बिल्स हैं, मतलब जिनको ट्रेड बिल्स कहते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे, भाई बाहर से सामान खरीदा है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। वो किस में करते हैं? वो यूजुअली सबसे ज़्यादा किस में करते हैं? डॉलर में करते हैं। डॉलर के बाद हम येन भी यूज़ करते हैं, समटाइम्स हम पाउंड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मतलब हमारे पास डॉलर होने चाहिए। ठीक है ना, हमारे बैंक्स के पास होने चाहिए, हमारे सेंट्रल बैंक के पास होने चाहिए, हमारे पास जो बिजनेसेस बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनके पास डॉलर्स होने चाहिए। इससे क्या हो रहा था? डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका क्या होता है? उसका प्राइस ऊपर होता है। फिर से एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि सैनिटाइज़र, फर्स्ट कोविड लॉकडाउन, सैनिटाइजर्स की अटूट कमी हुई थी तो फिर क्या हुआ था? सैनिटाइजर्स की लिमिटेड सप्लाई थी। ठीक है ना, तो अब वो दुकानदार वही 30 रुपए की बॉटल कितने में बेचने लग गया था? 100 रुपए, 120। क्यों? तो पता था इतने से हैं और इतने सारे लोग खड़े हैं मेरे पास यही सैनिटाइजर की बॉटल लेने के लिए। तो क्या हो रहा था? सैनिटाइजर की बॉटल का प्राइस ऊपर चला गया था ना, आया याद? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है? सब किसके पीछे भाग रहे हैं? डॉलर के पीछे। क्यों? क्योंकि हमें अपना इंपोर्ट जो हमने किया था, सामान बाहर से खरीदा था, उसका बिल जो सेटल करना है वो डॉलर में करना है। तो इतने सारे लोग इतने लिमिटेड डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, तो डॉलर का प्राइस क्या होगा? डॉलर महंगा होता जाएगा। मान लो पहले मैं 70 रुपीज अपने जेब से 70 रुपए निकालती थी और $1 खरीद लाती थी मार्केट से, लेकिन अब इतने सारे लोग डॉलर्स को चेज कर रहे हैं तो अब जो डॉलर का प्राइस है 75 हो गया है। अब अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो अपनी जेब से कितने रुपए निकाल रही हूं? अब मैं 75 रुपए, आई एम टेकिंग आउट 75 रुपीज फ्रॉम माई पॉकेट टू बाय 1 यूनिट ऑफ डॉलर। डॉलर का प्राइस ऊपर जा रहा है, इंडियन रुपी वीक हो रहा है। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई, गवर्नमेंट ने बोला वी विल प्रमोट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। इट विल प्रमोट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। तो अब इसको हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है जो हमारा रुपी है, हमारी जो इंडियन करेंसी है, उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो। ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन मतलब
वाइडली एक्सेप्ट हो, हमें डॉलर की ज़रूरत ना पड़े इंपोर्ट बिल्स को सेटल करने के लिए। जैसे डॉलर फेमस है, जगत फेमस है, ऐसे ही हमारी इंडियन रुपी जो है, हमारी करेंसी है, वो भी अब विश्व भर में एक्सेप्ट करी जाने लगे as a currency for settlement of trade. तो that is what is called internationalization of trade. क्यों भाई? क्योंकि अब हमें वाइडली एक्सेप्ट कराना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अभी पढ़ेंगे इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में। कोई सी भी न्यूज़ ना, देखो एक सिंगल न्यूज़ नहीं होती है, कोई ना कोई उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। जैसे कि आपकी ब्रेकअप स्टोरी होती है, तो हम अपने फ्रेंड को क्या एक छोटा सा सबसेट बताते हैं, यार तेरे भाई को धोखा दे गई, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी हम नहीं बताते हैं कि मैंने उसको कितना टाइम चाहिए था, नहीं दिया, मैं उसे घुमाने भी नहीं ले गया, वैलेंटाइन पे गिफ्ट भी नहीं दिया था। तो वो पीछे से इतनी बड़ी स्टोरी थी कि वैलेंटाइन पे गिफ्ट भी नहीं दिया, बर्थडे भी विश करना भूल गया, इसलिए हेंस ब्रेकअप हो गया। आप क्या पढ़ते हो? सिर्फ हेंस ब्रेकअप हो गया। तो वो आपको समझ नहीं आता आपके दोस्त को कि यार सब तो सही चल रहा था, ब्रेकअप कैसे हो गया? पीछे की स्टोरी जब समझोगे तभी तो समझ आएगा कि ब्रेकअप हुआ क्यों था, ये तो मेरे भाई की गलती थी इसलिए चली गई। इसी तरीके से कोई सी भी न्यूज़ आप देख लो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, या इकोनॉमी की हो, या पॉलिटी में कोई डेवलपमेंट हो, या गवर्नेंस में कोई डेवलपमेंट हो, डेफिनेटली उसके पीछे की कोई स्टोरी होती है। तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ अभी कि गवर्नमेंट प्रमोट करने में लगी हुई है कि भाई जो रुपी है वाइडली एक्सेप्ट हो अराउंड द वर्ल्ड एज अ करेंसी फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। तो इसकी क्या स्टोरी है? तो आपने देखा होगा न्यूज़ में, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो अब से ध्यान देना कि जो डॉलर है बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहा है। हमारी जो डॉलर डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है, हमारी नहीं बल्कि विश्व भर में दूसरी करेंसीज भी बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि डॉलर ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट होता है वर्ल्ड में, राइट। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी क्या करना पड़ेगा? हमको लाने पड़ेंगे ऑल्टरनेट मेजर्स। और वो क्या है कि भाई कोई बात नहीं, हम अपने इंडियन रुपी क्यों उसमें ट्रेड करेंगे ना, उसको एक्सेप्ट कराएंगे विश्व भर में। तो इसलिए पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले रशिया पे जब सैंक्शंस लगे थे, यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, ठीक है, यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया था रशिया पे, ठीक है ना। तो अब हम ट्रेड कैसे करें उसके साथ? तो उस टाइम इंडिया ने बचने के लिए रशिया के साथ एक सेटलमेंट किया था कि हम इंडियन रुपीज़ में क्या कर लेंगे, हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड कर लेंगे। कोई बात नहीं, सैंक्शन लगी है तो कोई बात नहीं। ऐसे ही ईरान के साथ भी हुआ था, यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर। अब ट्रेड कैसे करें? तेल तो चाहिए हमको, चलानी है, तेल इंपोर्ट करते हैं ना, ऑयल, पता है कि नहीं पता है? देखो कितनी सारी चीज़ें ब्रशअप हो गई हमारी फटाफट से। यूक्रेन रशिया वॉर का एक पार्ट कि हाँ भाई सैंक्शन लगे थे, ईरान वाली बात भी हमारी फटाफट से रिवाइज हो गई कि यूएसए ने सैंक्शन लगाए थे उसके ऊपर। तब हमने क्या किया था, क्योंकि हम वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तब भी हमने साइड लाइन या बाईपास करने के लिए इंडियन रुपी में सेटलमेंट सिस्टम को प्रपोर्ट किया था। अब ऐसी सिचुएशन वापस ना आए, इसलिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रमोटिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है ना। इसका मतलब कि भाई ये वाइडली एक्सेप्ट किया जा सके, यूज ऑफ इंडियन करेंसी। लिख लो इस चीज को, यूज ऑफ INR फॉर ट्रेड सेटलमेंट, ठीक है ना, फॉर ट्रेड सेटलमेंट। वैसे तो मुझे पता है कि आपको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई टेक्निकल बात नहीं करी है, तो बहुत सिंपल सी बातें जो हैं हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? चलो आओ बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। क्या इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हमारा जो रुपी है वो वाइडली एक्सेप्ट होने लग जाए? फर्स्ट बेनिफिट हमारी जो डॉलर डिपेंडेंसी है, भाई इसीलिए तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जो हमारी डॉलर डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो नोट करने वाला, एक बार टाइम्स हो गया हमारा, पूरे पॉइंट नहीं लिखने हैं। आप जो नोट्स मुझे टेलीग्राम पे भेजते हो ना, बहुत बच्चे जो मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं, कि मैम मेरे एक बार नोट्स बनाने का तरीका चेक कर लीजिए, तो आपको नोट्स पूरे नहीं लिखने, इट विल रिड्यूस दी डॉलर डिपेंडेंसी। नहीं, डॉलर डिपेंडेंसी विल गेट रिड्यूस्ड, बस इतना समझ आएगा ना। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में चीजें समझ चुकी हो, रटी नहीं है आपने, समझ चुके हो, तो आपको क्यों नहीं समझ आएगा ये? तो बिल्कुल कीवर्ड्स आपके नोट्स में आने चाहिए, पूरी किताब हमें खुद से नहीं लिखनी है। नोट्स मतलब बिल्कुल क्रिस्प, ठीक है ना। तो हमारी डॉलर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, कहीं ना कहीं कर ही इसलिए रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट,
एक्सचेंज रेट का रिस्क। एक्सचेंज रेट क्या रिस्क क्या होता है? एक्सचेंज रेट का रिस्क के बारे में हमने बात करी थी ना। पहले $1 70 जेब से $70 निकालती थी तो $1 आ जाता था, अब $75। बीच में तो कहाँ पहुंच गया था? ₹82। ₹82 निकालती थी जेब से तो $1 मिलता था मुझको। तो ये क्या है? एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। इतने पैसे एक्सचेंज करने पे इतना, आज 70, पता ही नहीं है भाई आज 70 है, कल को कितना 75 हो जाए, फिर 80 हो जाए। तो जब अब हम ट्रेड ही हमारी इंडियन करेंसी में कर रहे हैं, हम ट्रेड ही इंडियन करेंसी में कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जो रिस्क है, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जो रिस्क है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड लास्ट इज इट विल ऑल्सो इंक्रीज, चलो नहीं मैंने खुद ही सिखाया और मैं खुद ही गलती कर रही हूं, इट विल लीड टू इंक्रीज इन ट्रेड। जो हमारा ट्रेड है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का साइन है, कैसे इंक्रीज हो जाएगा? सोच के देखिए। अरे भाई पहले बहुत लिमिटेड लोगों के पास या एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर होती थी, तो कई बार जो हम बिल्स हैं वो सेटल नहीं कर पाते थे या अपना हाथ रोकना पड़ता था कि भाई इतना डॉलर कहाँ से लाएंगे। सिंपल बात है ना, पैसे कम है, डॉलर कम है हमारे पास। बट अब वो चिंता ही हटा दी हमारी जो गवर्नमेंट है। अब तो हम इंडियन रुपी में ही ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे, इंडियन रुपी में पैसे भेज दें, हम अपना पैसे ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन ट्रेड ऑल्सो। तो ये 3 बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। अब बेनिफिट्स हैं तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी होंगे। ऐसे थोड़ी है कि पहले दिन हमने बोला हाँ भाई सब इंडियन रुपीज में ट्रेड करेंगे तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। इनिशियली कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी, हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहला चैलेंज, इनफैक्ट सबसे मेजर चैलेंज ही यही आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगी। आप कहोगे मैम ये क्या हैवी भारी भरकम वर्ड यूज कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। घबराइए मत, सिंपल ये समझिए। देखिए हमारे देश में कितना मनी है और कितना मनी इंक्रीज होगा, कितना मनी घटेगा बढ़ेगा, कितना सप्लाई होगा, वो आरबीआई का काम है। आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री है। तो उसकी ड्यूटी है भाई ये कि जितना भी मनी सप्लाई होगा, बढ़ाना है मनी सप्लाई या घटाना है, वो आरबीआई की ड्यूटी है, ठीक है। तो आरबीआई ये ड्यूटी बहुत बखूबी निभा रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक जितना भी मनी सप्लाई का कंट्रोल था वो आरबीआई के हैंड में था। क्यों? क्योंकि बाहर तो इंडियन रुपीस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये जो हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है उसी में इंडियन रुपी का सर्कुलेशन मोर और लेस होता था। तो आरबीआई इजीली रेगुलेटर जो है वो घुमा लेती थी, ठीक है। लेकिन अब इंडियन करेंसी यहां से बाहर भी जाएगी। कैसे जाएगी? क्यों? मैंने बाहर से एक गाड़ी मंगाई, इंपोर्टेड गाड़ी, और इंडियन रुपीज में बाहर पेमेंट कर दी, तो यहां से इंडियन रुपीज अब क्या चला गया? बाहर भी चला गया। अब मान लो आरबीआई ने सोचा है, आरबीआई ऐसा सोच रही है कि अगले 3 महीने में जो मुझे मनी सप्लाई है ना कंट्री में वो घटाना है, तो आरबीआई उस हिसाब से मेजर्स ले रही है, ठीक है ना। उसको घटाना है और उस हिसाब से मेजर्स लेनी है। अचानक से कोई बाहर से इन्वेस्टर आया, कोई कंपनी आई जिसके पास बहुत सारा कैश, इंडियन रुपीज में कैश स्टोर हो गया था, ठीक है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के चक्कर में उसने अचानक से मनी पंप इन कर दिया इंडियन इकोनॉमी में। कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई जॉइंट वेंचर कर लिया या कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए, तो इंडियन इकोनॉमी में क्या आ गया? इंडियन इकोनॉमी में अचानक से इंडियन रुपीस बाहर से आ गए। अभी तक जो चीज़ आरबीआई ने अपने कंट्रोल में रखी हुई थी उसमें अचानक से अब कोई फॉरेन इंटरवेंशन भी हो गया। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में भी इंडियन करेंसी है, दे कैन ऑल्सो प्ले अराउंड विद इट। तो क्या होगा? जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, भूल जाइए इस वर्ड को, मतलब वो जो कंट्रोल है जो आरबीआई के पास था वो क्या हो जाएगा? अब वो अब थोड़ा सा लूज हो जाएगा। आरबीआई जो इजीली रेगुलेट कर लेती थी मनी सप्लाई, हो सकता है अब थोड़ी मुश्किल आए या उतना इजीली ना रेगुलेट कर पाए, ठीक है। सो व्हाई इज दिस डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट? तो ये सारी चीजें कि भाई इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या चैलेंजेस होंगे, ये आपका पूरा एक मेंस के हिसाब से आपका जो आंसर है, इससे बाहर नहीं जाएगा मेंस का आंसर। कहीं ना कहीं इसी ना कोई इसका ही एस्पेक्ट पूछ लेंगे, ठीक है ना। न्यूज़ के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक बार न्यूज़ गो थ्रू कर लेते हैं। भाई अमेंडमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज आरबीआई ने सोचा और गवर्नमेंट ने सोचा कि हम
अब से इंडियन रुपी में सेटलमेंट करेंगे, डॉलर वॉलर को तो अब साइड करने वाले हैं नहीं। यू हैव टू मेक एन अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट कहाँ होगा, हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, एन अमेंडमेंट वाज मेड इन दी फाइनेंस एक्ट और मे बी इन दी फेमा, ठीक है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नहीं जी, कहाँ अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से घूमता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से घूमता है। वो बोल देंगे, एक्ट का नाम दे देंगे, हमने ध्यान दिया नहीं था, बिल्कुल दिया था। फॉरेन जो हमारा अमेंडमेंट है वो कहाँ हुआ है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हुआ है, और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। इनवॉइसिंग कैन नाउ बी डन इन इंडियन रुपी, ये हम डिटेल में समझ चुके हैं, हमारे लिए इट्स नाउ अ केक वॉक, क्योंकि हमने लॉजिकली बहुत छोटा छोटा ब्रेक करके चीज़ों। हमारी फर्स्ट न्यूज़ आज की कवर हो गई। चलो, आई समझ आई होगी, मेरे को लगता है बहुत इजीली समझाई थी। नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोशिश करूंगी इजी करके आपको ब्रेक करके समझाने की, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल कहता है सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड एज ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स हेज। क्या कर रही है सेंट्रल बैंक? क्या सिर्फ हमारे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ आरबीआई के नहीं बल्कि विश्व भर में, भाई हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है कि नहीं होता है। जैसे यूएसए के बैंक सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे तो पता है। बिल्कुल आपको क्या करना है, चलो ऐसे ही करा करेंगे, बीच में जो चीज़ें थोड़ी सी आपको मुझको याद करानी है आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको लिखना है यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स स्टॉक अप ऑन गोल्ड ऑन इकोनॉमी वरीज, क्योंकि चिंताएं हैं, आर्थिक चिंताएं, इकोनॉमी में टेंशन चल रही है। क्यों इकोनॉमी में? विश्व भर की इकोनॉमीज में चल रही है। इंडिया को ब्लेम करना छोड़ दो। ये जो लोग हैं ना जो सोचते रहते कि नहीं सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी पुअरली परफॉर्म कर रही है, इंडिया ही इन्फ्लेशन से जूझ रही है, इंडिया में ही रिसेशन है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जितनी इकोनॉमीज है इस टाइम डुअल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। वो क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, ठीक है ना। दूसरी प्रॉब्लम है रिसेशन, कोई खरीद बेच नहीं हो रही, मार्केट में कोई कुछ खरीद नहीं रहा, ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं, बट जितना कंजम्पशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ लिखा है ना इकोनॉमी वरीज, क्या इकोनॉमी में क्या टेंशन चल रही हैं कि भैया एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं वो हो रही है, और साथ ही साथ रिसेशन कि लोग कुछ खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों? महंगाई, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है जी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसके चलते हुए सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं? गोल्ड खरीद रहे हैं। वो क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं आप कहोगे? आज तक तो मैंने अपनी मम्मी को गोल्ड की गिन्नियां लेते सुना है, और दादी भी जब देखो कहती है मुझे गोल्ड की चेन ले दो, या नानी भी कहती है गोल्ड की चेन ले दो। अब जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं, है ना। आज तक तो घर में ही सुना था भैया, अभी 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 धनतेरस गया, धनतेरस पे हम गोल्ड खरीदते, मम्मी कहती गोल्ड की गिन्नी लेके दो भाई, है ना। चलो, तो अब सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं। ये दो ग्राफ्स थे, अभी इन पे भी आएंगे, ठीक है। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि जो गोल्ड है वो गोल्ड जो है सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटीज है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद का भी प्रेडिक्शंस नहीं ठीक से कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें अज्यूम करके, बट वी डू नॉट नो इफ इट विल टेक प्लेस और नॉट। वी डू नॉट नो कि जो हम अजम्पशंस ले रहे हैं वो सही भी प्रूव होंगे कि नहीं होंगे। क्या पता फिर से कोई क्राइसिस आ जाए। अब हमने सोचा था भैया कोविड की हमने जैसे तैसे भगाया था, हमने सोचा था अब अच्छा टाइम आ जाएगा, फिर अचानक से यूक्रेन रशिया वॉर हो गई। अब यूक्रेन रशिया वॉर हो गई तो अचानक से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्रप्शन हो गया, ठीक है ना। वहां से सारा वीट, यूक्रेन क्या है? फूड बास्केट, वहां से वीट का सप्लाई कम हो गया तो प्रॉब्लम आ गई, है ना। फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ भी तो हो रखा है, तो हमें पता ही नहीं है, पता नहीं कोई आपदाएं जा रही हैं। इसलिए सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं? अपने आप को सेव करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं, ठीक है। सो टू कर्ब द ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, central banks are buying gold. Appreciation of dollar in forex reserves. सबसे पहले तो अभी इस लाइन को ब्रेक करके समझाऊंगी। मुझे सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में दो चीजें बता रही हूँ,
हमारा इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व मान लो एक बास्केट होती है, ठीक है ना। तो बच्चों को नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देती हूँ कि फॉरेक्स रिजर्व्स कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई ने एक ये बास्केट, आप बास्केट मान लो, एक बास्केट बाल्टी सी मेंटेन करते हैं। उस बाल्टी में 4 चीजें होती है, 1 2 3 4। 2 चीजें मैं आपको बता देती हूँ, 2 चीजें आपको मुझको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि जो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं उसमें कौन सी 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज गोल्ड, दूसरा इज फॉरेन करेंसी असेट्स, थर्ड एंड फोर्थ आपको बताना रहेगा, ठीक है जी। तो गोल्ड मतलब अगर आप मान लो बास्केट से ये बास्केट है, इसका कुछ पोर्शन गोल्ड होगा, कुछ पोर्शन मान लीजिए फॉरेन करेंसी एसेट्स होंगे, कुछ पोर्शन ये 3 होगा जो आप मुझे बताओगे, और कुछ पोर्शन जो है बचा हुआ वो 4 होगा जो भी आप मुझे बताने वाले हो कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी एसेट्स मतलब फॉरेन करेंसीज जो हमारे पास पड़ी है, फॉरेन करेंसी में खरीदे हुए एसेट। तो क्या हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो डॉलर है, फॉरेन करेंसी एसेट में डॉलर भी होते हैं, और डॉलर का क्या हो रहा है, डॉलर का हो रहा है एप्रिसिएशन। तो ये वाले पोर्शन का तो जो वैल्यू है ना बढ़े जा रहा है, और उसका रीजन क्या है कि भैया जो हमारा डॉलर है वो एप्रिशिएट करे जा रहा है, ठीक है ना। और ये बाकी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है, स्टेबल है, या डी वैल्यू हो रही है, ठीक है ना। फिर से अगर अब हम इसी पे डिपेंडेंट है, इसकी वैल्यूएशन पे, मतलब फिर हम डॉलर डिपेंडेंट है, तो हमको इनकी वैल्यू इंक्रीज करना भी जरूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसलिए सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, जो यहाँ गोल्ड है इसको भी खरीद रही है, सो दैट उसकी वैल्यू जो है इस पूरे बास्केट में इंक्रीज हो जाए, ठीक है। चलो अब ये ग्राफ्स हैं कुछ, ये जस्ट आपको एक रेफरेंस पर्पस के लिए है, रटने नहीं है। कभी भी आपसे किसी ईयर की वैल्यू प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाएगी। ट्रेंड हाँ जरूर पूछा जा सकता है कि क्या सेंट्रल बैंक की जो गोल्ड होल्डिंग है वो ओवर दी टाइम इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ऐसे पूछा जा सकता है। पर आपको किसी एक साल में नहीं पूछेंगे कि मुझे बताओ 2020 में हमारे आरबीआई के पास जो गोल्ड था वो कितने किलो था या उसकी वैल्यूएशन क्या थी। ऐसे क्वेश्चंस आपको अपना दिमाग नहीं और टाइम भी नहीं डालना है, ठीक है। चलो तो ये जो ग्राफ है ये बता रहा है चेंजेस इन दी गोल्ड होल्डिंग, भाई क्या ट्रेंड रहे हैं गोल्ड होल्डिंग में ओवर दी ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 2008 तक बात करें, ये देखो 2008 में पीक पे चली गई थी गोल्ड होल्डिंग्स। उससे पहले ये देखो ये हो गया 0 लाइन, ठीक है। उससे पहले इफ यू सी नेगेटिव में थी। अगेन परेशान नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, नॉर्मली बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक ग्राफ को रीड करने की, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2008 से पहले क्या नेगेटिव में थी होल्डिंग्स, क्यों? ये मतलब जो नेगेटिव में होने का मतलब क्या है, नेगेटिव में होने का मतलब जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे वर सेलिंग द गोल्ड, जो बल्कि था वो बल्कि सेल कर रहे थे। 2008 में ऐसा क्या हो गया, 2008 में कुछ तो हुआ था वर्ल्ड में, हुआ था कि नहीं हुआ था? 2008 में हुए थे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने विश्व भर में जितनी भी इकोनॉमीज है उसको अपने लपेटे में लिया था, उसके ऊपर एक डेंट क्रिएट किया था, उसके ऊपर एक मार्क क्रिएट किया था। जीएफसी, जिसको सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस भी बोलते हैं, जो यूएस इकोनॉमी में हुए थे, वहां का एक बहुत बड़ा बैंक है वो फॉल कर गया था, बैंकरप्ट हो गया था, क्रैश कर गया था, और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में आया था। और उसके बाद इफ यू सी सारे सेंट्रल बैंक्स को डर लगने लग गया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड को खरीदना स्टार्ट कर दिया ना। इफ यू सी 2008 में ही हुआ था, है ना। और देखो पीक पे थी उस टाइम, एकदम से अचानक ऐसा टूट अप किया। उससे पहले तो बेच रहे थे, उसके बाद ये जो 0 से ऊपर पॉजिटिव में चले गए, मतलब दे स्टार्टेड बाइंग, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर अब आप यहां जाके देखो 2020 में नीचे आ रहे थे, फिर अचानक से हमारी कोविड वेव आई और ये बढ़ा, और अब कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। बट इफ वी सी दी लेटेस्ट ग्राफ देन इट विल बी टुवर्ड्स डेफिनेटली दिस साइड। कि हमारी न्यूज इटसेल्फ सेज दैट कि हमारी जो बैंक की गोल्ड होल्डिंग्स है वो बढ़ रही है। अब हम अगर ट्रेंड देखें आरबीआई का,
आरबीआई के गोल्ड होल्डिंग पैटर्न का ट्रेंड देखें तो क्या है, तो एक बार ट्रेंड देखते हैं। तो 2004 से अगर देखें तो इंक्रीज ही हो रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोला है, ऐसे नहीं पूछेंगे कि एक पर्टिकुलर ईयर में क्या होल्डिंग थी, वो आपसे ऐसे पूछेंगे। स्टेटमेंट अगर आएगा प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट अगर आएगा प्रीलिम्स में विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ आरबीआई, सो वो आपसे पूछेंगे वेदर द गोल्ड होल्डिंग्स वर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग या कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग पे पूछ सकते हैं, या सिंपल लिख सकते हैं, सिंपली मतलब सिंपली इंक्रीजिंग या सिंपली डिक्रीजिंग। कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क है? कॉन्स्टेंटली मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही हो रही है, और इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि भैया पहले बढ़ी, फिर हो सकता है कुछ टाइम घटी, फिर बढ़ी, मतलब ओवरऑल बढ़ रही है लेकिन अप्स एंड डाउन्स। कॉन्स्टेंटली मतलब कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है उसका इंक्रीज होने का, तो कंफ्यूज मत हुएगा। कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, यहां पे भी क्या पैटर्न था, इफ यू सी कॉन्स्टेंटली ही इंक्रीज कर रही है, स्टेबल रही है, ये स्टेबल रही है। और अगर हम लास्ट 5 साल का देख लें, मैं मार्क कर देती हूँ, ये लिख लो लाइन, ग्राफ बनाना नहीं है बिल्कुल भी, बस आप लिख लो। इफ वी सी फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स, ये 2018 हो गया ना, 2018 के बाद क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ये स्टेटमेंट अगर आएगा अगर एग्जाम में, आप फिजिक्स वाला के बच्चे, जो यूपीएससी वाला के बच्चे हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये ग्राफ जो है, ये जो ट्रेंड है पढ़ लिया। अब हमारी सेकंड टॉपिक है वो भी कवर हो गया, ठीक है। तो हमने 2 ग्राफ्स देख लिए, आया कॉन्फिडेंस? आना चाहिए, नहीं आ रहा तो घबराने की बात नहीं है, फिर से समझाएंगे, फिर से इन टॉपिक्स को देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। चलो अब थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो ये है, गवर्नमेंट अनवेल्स सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स जो होती हैं, कहोगे मैम पहले तो ग्रीन बॉन्ड समझाइए, ग्रीन बॉन्ड्स पे भी आते हैं, तो अभी आप समझ लो, जो ग्रीन बॉन्ड्स होती है उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क अनवेल किया है। तो अब हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। पहले तो मुझे आपको समझाना है बॉन्ड क्या होती है, ठीक है। बॉन्ड्स क्या होती हैं? बॉन्ड्स शोज लोन्स, ठीक है। मैं कंपनी हूं, मान लीजिए नानकी बवेजा लिमिटेड, इंशाल्लाह शायद कोई कंपनी ऐसी बन भी जाए, ठीक है। तो नानकी बवेजा लिमिटेड एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है। अब मेरे को पैसे चाहिए कंपनी चलाने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड पैसे ही हैं, ठीक है ना। अब मैं पब्लिक के पास गई कि भाई मुझे पैसे दे दो, आपने कहा मैम हम बिल्कुल देंगे, आपने कंपनी चलानी है, ये लो पैसे। तो अब आप ऐसे ही थोड़ी दे दोगे पैसे मुझे, आप कहोगे ना मैम कुछ लिख के तो दो, कोई लिखत पढ़त तो दो, कोई पेपर दो, कोई कागज दो, कि कल को आप मुकर ना जाओ पैसे वापस देने से हमारे। तो मैं अब आपको एक सर्टिफिकेट सा बना के दूंगी, एक लेटर लिख के दूंगी कि हाँ जी मैंने राहुल को, मैंने अनिल से, मैंने रवि से इतने इतने पैसे लिए हैं और इस तारीख को मैं वापस कर दूंगी, और जब तक अपने पास पैसे रखूंगी उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भी दूंगी। तो वो क्या हो गया, वो बॉन्ड गया। क्यों? मैंने आपसे लोन लिया है। अगर मैं आपकी कैपिटल अपने पास रख लेती, आपने जो पैसे दिए थे अपने पास रख लेती और वापस नहीं देती, तो वो शेयर हो जाता। बट अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना, उसके ऊपर जाएंगे बाद में। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है बॉन्ड पे, ठीक है ना। तो मैंने मान लीजिए आपसे लोन लिया था कि मुझे बिजनेस करना है, कुछ टाइम के लिए पैसे चाहिए, और उसके बदले में मैंने आपको एक लेटर या एक सर्टिफिकेट बना के दिया, एंड दैट इज व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड शोज व्हाट? बॉन्ड शोज लोन, कैन से बॉन्ड शोज डेट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। अब बॉन्ड्स क्या इशू हो रही थी इस बार? ग्रीन बॉन्ड्स। तो ग्रीन बॉन्ड्स का पर्पस क्या होता है कि जो मैं पैसा लूंगी, जो मैंने पैसा लिया है आपसे, वो मैं सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करूंगी। मान लीजिए मुझे कोई साइकिल की कंपनी बनानी है, या मान लीजिए मुझे कोई केमिकल फैक्ट्री डालनी है, तो मैं बॉन्ड्स इशू कर सकती हूँ, लेकिन मैं ग्रीन बॉन्ड्स नहीं इशू कर सकती। अगर मैं ग्रीन बॉन्ड्स के नाम से आपसे पैसा ले रही हूं, तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? जो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इन्हीं प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या इन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा ले सकते हो जो क्लीन एनर्जी प्रमोट करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है इंडिया में जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो फर्स्ट टाइम इशू रही हूँ।
इंडिया में फर्स्ट टाइम क्या इशू हो रही है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स फर्स्ट टाइम इशू नहीं हो रही हैं। कौन सी बॉन्ड्स? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू हो रही हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स मतलब सॉवरेन वर्ड आ गया, मतलब गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है। इससे पहले प्राइवेट पार्टीज तो करती थी। सबसे पहले जो ग्रीन बॉन्ड इंडिया में इशू हुई थी वो 2015 में हुई थी। किसने इशू करी थी? यस बैंक ने करी थी। ये पता होना चाहिए। यहीं पे आपको यूपीएससी घुमा देता है कि इंडिया में इट इज द फर्स्ट टाइम दैट द ग्रीन बॉन्ड्स वर इशूड। नहीं, यूपीएससी पेपर सेटर, डोंट ट्राई टू फूल अस। इट इज नॉट कि इंडिया में ग्रीन बॉन्ड्स फर्स्ट टाइम इशू हो रही हैं। इट इज दी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, मतलब गवर्नमेंट द्वारा इशू करी गई ग्रीन बॉन्ड्स फर्स्ट टाइम आ रही हैं। उससे पहले तो होती ही थी। आया समझ? यहाँ पे ये होते हैं पिटफॉल्स, यहाँ गिरते हैं बच्चे। हम नहीं गिरेंगे क्योंकि हम तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं। तो क्या न्यूज़ थी? गवर्नमेंट ने अभी किस तरीके से इशू करनी है बॉन्ड्स, कौन इशू कर सकता है, किस प्रोजेक्ट के लिए यूज होंगी, और कोई कमेटी होगी उसको रन करेगी, या हमें प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की या फाइनेंस मिनिस्टर की किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस निकाली है। एज सिंपल एज दैट। अब उस फ्रेमवर्क में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं अब आपको बता दूंगी। तो जहां पे पिटफॉल था वो मैंने आपको बता दिया है, भूलना नहीं है। चलो, अब ग्रीन बॉन्ड क्या होती है? मैं बॉन्ड समझ चुकी हूं ऑलरेडी कि व्हाट डज बॉन्ड मीन्स। बॉन्ड शोज, और बॉन्ड डिनोट्स लोन्स या फिर डेट। ठीक है ना, कर्जा है ना मेरे ऊपर, मैंने बोला है वापस करूंगी, सूद समेत वापस करूंगी। ठीक है, तो दीज आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट मतलब हर महीने या हर साल इंटरेस्ट दिया जाएगा जिस बंदे ने, जिस पर्सन ने, जो रवि था, किशन था और अनिल था, उनको मैंने हर महीने या हर साल वादा किया है कि इसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी। तो वो इंटरेस्ट क्या है? उसके लिए तो कमाई है ना, उसने पैसा दिया था आपको उधारी और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। तो उसके लिए वो क्या हो गया? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। दे आर सॉवरेन बॉन्ड्स, दैट मीन्स दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट पार्टी जब इशू करती है तो वो सॉवरेन नहीं होती है। जब गवर्नमेंट इशू करती है, जब गवर्नमेंट इशू करती है तब सॉवरेन बॉन्ड्स कहा जाता है। इस बार कौन इशू कर रहा है? इज इट द गवर्नमेंट और इज इट आरबीआई? एक अनदर पिटफॉल, ठीक है ना, स्टार मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। क्या आरबीआई इशू करेगी या गवर्नमेंट इशू करेगी? क्या आरबीआई इशू करेगी या गवर्नमेंट इशू करेगी? बिल्कुल गवर्नमेंट इशू करेगी। अगर वहां पे स्टेटमेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं फटाफट पढ़ते जाते हैं, अगर मान लो ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर इशूड बाय, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय आरबीआई, तो आप क्या सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, मैम ने बोलता फर्स्ट टाइम इशू हो रही है, चलो टिक, आरबीआई नहीं। अनदर पिटफॉल, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। They are designed to support climate related, environment related projects। भाई क्लीन एनर्जी वाले, सीधी बात, नो बकवास। तो they were announced कौन से बजट में? 2022-23 जो इस साल का बजट था हमारा, जो फरवरी में आया था, तो उसमें हुआ। ठीक है, अब फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट्स किस तरीके से क्लासीफाई होंगे? इट विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स लाइक कि क्या वो कुछ एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या कोई कुछ कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे क्या ध्यान रखना है, या मेरा क्वेश्चन कहां से बनेगा? मेरा क्वेश्चन बनेगा यहां से। प्रोजेक्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब ये प्रोजेक्ट्स दो लग रहे हैं कि हाँ क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, बट दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी लिस्ट, मतलब ये नहीं इंक्लूड हो रहे हैं। अगर मैं इनके भरोसे या इनके नाम पे ग्रीन बॉन्ड इशू करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट सेज नो यू कैन नॉट डू इट। ठीक है, विच आर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। यहाँ कंफ्यूज होंगे बच्चे, क्यों? क्योंकि हम न्यूक्लियर यूज करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसको हम क्या समझते हैं? क्लीन एनर्जी। ठीक है क्लीन एनर्जी बिकॉज इट कॉजेज लेस पोल्यूशन, उससे लेस पोल्यूशन होता है एज कंपेयर टू दी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। बट उसके बावजूद भी उसके बेसिस पे या उसके लिए हम ग्रीन बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते। याद रखना, इस पर 4 स्टार बना देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ डिस्कस करने के बाद भी आप वहां गलत कर रहे हो।
ठीक है। और हर न्यूज को इस तरीके से ही कवर करना है, इकोनॉमी तो मैं करा रही हूँ, इनफैक्ट फॉर द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो इसी तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, लैंडफिल गड्ढा खोद के उसमें हम कचरा भर देते हैं ना, भाई जलाया ही नहीं, जलाते हैं कचरा तो वो प्रदूषण होता है ना, अब हमने अंदर गड्ढा खोदा उसमें डाल दिया, ये भी एक्सक्लूडेड है। आप कहोगे मैम ये क्लीन एनर्जी है, नहीं जी, गवर्नमेंट ने बोल दिया हमें क्यों क्या कैसे, पत्र लिख लीजिए, ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिनको पेपर निकालना है वो इसका रट्टा मारो और चलते बनो आगे, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट्स लार्जर देन 25 मेगावाट्स, अगर हाइड्रो पावर प्लांट लेस देन 25 मेगावाट से तो क्या है, उस पर हम ग्रीन बॉन्ड ले सकते हैं। बट अगर हाइड्रो पावर क्या होता है, पानी को यूज करके, पानी के प्रेशर को यूज करके जो टरबाइन घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अगर वो 25 मेगावाट से ज्यादा है तो क्या हम नहीं कर सकते, क्या ग्रीन बॉन्ड इशू अगर लेस है तो हम कर सकते हैं। ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी बनाई गई है, इट विल वैलिडेट द की डिसीजंस रिलेटेड टू द इशुएंस, इशू करेगी गवर्नमेंट, लेकिन डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे कई बार मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डाल देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाल देंगे, नहीं हमें कंफ्यूजन होना, हु इज वैलिडेटिंग द डिसीजंस, इट इज द ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी। और जो प्रोसीड्स आएंगे, जो बॉन्ड इशू करेंगे, बॉन्ड इशू वो पत्र इशू किया, उसके बदले में जो पैसे आएंगे वो कहाँ जाएंगे, इसके खाते में जाएंगे, और कौन से खाते में जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में नहीं। कंटीजेंसी फंड किस लिए होता है, कोई आपदा आ जाए, कोई कंटीजेंट सिचुएशन आ जाए तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये 4 पॉइंट्स एकदम आपके टिप्स पे होने चाहिए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद भी अगर आप गलती कर रहे हो देन आई हैव नो वर्ड्स, ठीक है। चलो, तो अब हमारे 3 मेजर टॉपिक्स जो डिटेल में डिस्कस करने थे हो गए। अब हम चलेंगे कौन से वाले उस पर, अब हम चलने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं ये वाली कैटेगरी, बताई थी मैंने, SB NB, एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास, जो कि स्प्राइट होती है, बिल्कुल टू दी पॉइंट, क्योंकि उसमें हमें डिटेल्स जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक बार हमें पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आ जाए तो भाई उसको हम अटेम्प्ट कर सकें। चलो, तो जी अब इसमें फर्स्ट टॉपिक which we will be discussing under this category is US removes India from its currency monitoring list. What does it mean? Criteria, एक लिस्ट होती है जो USA बनाता है। वहां पे क्या बोलेंगे, मान लो आप पे क्वेश्चन आ गया करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट पे, अब वहां पे गड्ढा कहाँ आएगा, वहां पे गड्ढे जो गिरने के चांसेस होंगे वो होंगे कि भाई ये लिस्ट क्या UN बनाता है, कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का नाम दे देंगे, IMF का नाम दे देंगे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्योंकि पता है ये लिस्ट कौन बनाता है, भैया पर्सनल लिस्ट है, किसकी, USA की। USA देखता है कि अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई अपने एक्सचेंज रेट के साथ खेल रहा है, कुछ मैनिपुलेट कर रहा है अपनी करेंसी के साथ, उसको वो लिस्ट में डाल देते हैं। वो लिस्ट क्या होती है, एक काइंड ऑफ हिट लिस्ट, प्रिंसिपल की हिट लिस्ट में होते थे ना, इन बच्चों पे मेरी पैनी नजर है, इन्होंने गलती करी, और वो पिंक स्लिप नहीं, येलो स्लिप होती थी रेस्टिगेशन के लिए, ऐसा बोलते, सस्पेंशन, कुछ ऐसा सही होता था। मैं कभी हुई नहीं तो मुझे पता नहीं, मैं तो एकदम वो अच्छे बच्चे थे जो नोट बनाते थे क्लास में बैठ के, ठीक है। चलो, तो USA ना वही लिस्ट मेंटेन करता है कि अच्छा ये मेरी तुम पे सब पे नज़र है, तुमने बदमाशी करी तो फिर मैं तुम पे सैंक्शन लगाता हूँ। तो इंडिया को अभी अभी उस लिस्ट में से हटाया गया है, तो इज इट अ गुड न्यूज़ और ए बैड न्यूज़? ऑब्वियसली अब हम प्रिंसिपल की नज़र से हट गए हैं, प्रिंसिपल हमने डिक्लेयर कर दिया है ये गुड बच्चे हैं, मुझे इन पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि भैया ये USA की पर्सनल लिस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करती है। द एडिशन टू द लिस्ट, एडिशन कब किया जाता है इस लिस्ट में, जब कोई करेंसी से रिलेटेड कोई बदमाशी करता है, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी या अपनी करेंसी की वैल्यू घटा दी। अक्सर मैं आपको बता दूं, चाइना क्लेम किया जाता है, चाइना के ऊपर क्लेम किए जाते हैं कि वो लोग काफ़ी बार बदमाशी करते हैं, अपनी करेंसी को ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि उनको एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा हो, ठीक है।
इंडिया पहले इस बदमाशी वाली लिस्ट में था, इंडिया का अब नमस्ते करके वो निकल गया इस लिस्ट। ठीक है, चलो तो बस ये हमें याद रखना है, जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है वो किसकी है, यूएसए की है। ठीक है, किसकी है, यूएसए की है। चलो अब नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, सीधी बात, नो बकवास, एकदम टू दी पॉइंट। रिपोर्ट ऑन एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्वामित्व स्कीम रिलीज। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, किस पे, स्वामित्व स्कीम पे, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो अब हम बात किसकी करेंगे, स्वामित्व स्कीम की बात करेंगे। तो स्वामित्व स्कीम क्या है, इट स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ओहो, इतना टिपिकल मैम, नहीं समझ आ रहा, चलो याद करने का तरीका बताती हूँ। स्वामित्व, स्वामी मतलब ओनर, आप मेरे स्वामी हैं। देखें पुराने सीरियल्स या रामायण में अक्सर आपने ये जितने माइथोलॉजी जो हमारे सीरियल्स आते थे पहले, उनमें इतनी ही अच्छी हिंदी भाषा यूज़ करी जाती थी, हे स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं। स्वामी का मतलब क्या होता है, ओनर, है ना, स्वामी का मतलब होता है ओनर। ठीक है, पता ही होगा, इतनी तो हिंदी पढ़ी है सबने। इस स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द रियल ओनर्स ऑफ द लैंड। क्योंकि विलेजेस में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम होती है लैंड को रिलेटेड, बहुत सारे लोग झगड़ रहे होते हैं एक ही लैंड को लेके कि ये मेरी है या मेरी है, और अगर कोर्ट में जाते हैं तो फिर तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। इसलिए गवर्नमेंट लेके आई थी स्वामी स्कीम कि हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके देंगे, हम प्रॉपर फेंसिंग बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक इतने स्क्वायर किलोमीटर किशनलाल की है, फिर उसके बाद बाबूलाल की है, एंड उसके बाद एक्स की है, और फिर उसके बाद वाई की है, और जी। हम यूजली कैसे, भूलना मत, स्वामी से याद करना, हम इसमें स्वामी बता रहे हैं उनको, उनके पेपर दे रहे हैं कि अच्छा ये इतनी जो ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है वो तुम्हारा है। उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई कि किस तरीके से इसको और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये दो टाइप की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देगी, बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्पॉन्सर कर रहे, स्पॉन्सर सारा पैसा थोड़ी देता है। स्पॉन्सर कोई सा भी, जब हमारा एनुअल फंक्शन होता है, फेस्ट होता है कॉलेज में, तो स्पॉन्सर मतलब स्पॉन्सर से हम कुछ पैसा ले आते हैं, बाकी पैसा जो कॉलेज होता है वो खुद निकाल के देता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी सेम लॉजिक अप्लाई होने वाला है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ पैसा दे देगी, बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। Whereas सेंट्रल सेंट्रल की ही स्कीम है, इसलिए उसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। और ये जो स्कीम है ये किसकी है, सेंट्रल सेक्टर की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री, पंचायती राज। यहाँ पे कंफ्यूजन के पॉइंट आते हैं, मिनिस्ट्री, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी पढ़ते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तो नहीं है, नहीं बिल्कुल, इस पे फिर से 5 स्टार 4 स्टार बना लो। स्टार्स का मतलब ही होता है कि यहाँ पे हम कंफ्यूज, फॉर मी स्टार मार्क मीन्स कि मैं यहाँ पे शायद कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं गलती कर दूंगी, तो मैं स्टार मार्क्स सो दैट इट ड्रॉज माई एक्स्ट्रा अटेंशन। ठीक है, चलो। द स्कीम एम्स टू इंश्योर प्रॉपर्टी कार्ड्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दें कि भाई उनको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि भाई इतनी ये जो जमीन का टुकड़ा है ये XYZ पर्सन का है, सो दैट बाद में जाके जो लैंड से रिलेटेड है वो डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। ठीक है, बहुत बच्चों के मन में अभी क्वेश्चन चल रहा होगा, पढ़ने में ध्यान उनका कम होगा क्योंकि मुझे इतने बच्चों से इंटरेक्ट करके समझ आ चुकी है कि उनके दिमाग में पढ़ते पढ़ते चल रहा होता है मैम PDF कहाँ मिलेगी इसकी, PDF प्लीज प्रोवाइड दी PDF आपको मेरे टेलीग्राम जिसका नाम है इकोनॉमिक्स विद नान की, वहां मिल जाए। ठीक है, आफ्टर दी क्लास। ओके, चलो। तो लास्ट हमारी जो न्यूज आर्टिकल है वो है मॉर्थ इश्यूज अवार्ड फॉर द फर्स्ट MMLP इन दी कंट्री। अब ये MMLP क्या है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लिख लो, याद हो जाएगा। मल्टी मॉडल मत कर देना, जो मॉडल्स होती हैं जो रैंप पे वॉक करती है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं, देखो, एक ही जगह पे हवाई पट्टा भी है, पास में सी पोर्ट भी है, वहां से एक रेल ट्रेन भी निकल रही है। ये होता है मल्टी पल वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग
मल्टी मॉडल, मल्टीपल मोड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ से अपना सामान पहुँचाना है किसी सी पोर्ट पे, तो हो सकता है मुझे मैं अभी अगर गुड़गांव में हूँ तो गुड़गांव से मुझे पहले वाया कार जाना पड़ेगा एयरपोर्ट तक, फिर एयरपोर्ट से लेके जाएगा मान लीजिए सी पोर्ट तक, फिर मतलब सी पोर्ट से पहले जहाँ पे एयरपोर्ट फिर से होगा, फिर उस एयरपोर्ट से फिर से वाया कार या वाया ट्रक सामान जाएगा सी पोर्ट तक। ठीक है ना। तो कितनी हैसल हुई कि पहले गुड़गांव से सामान निकला रोड से, फिर मैंने एयरपोर्ट मतलब एयर उसको यूज़ किया, फिर लैंडिंग हुई एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से रोड्स यूज़ हुई, ठीक है ना, और फिर वहाँ से सी पोर्ट तक सामान गया। लेकिन जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स होंगे वहाँ पे एक ही टाइम में सारी जो व्यवस्था होती है, एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज, सब अवेलेबल होंगी। तो क्या होएगा, यहाँ से रोड से सामान एयरपोर्ट तक गया, एयरपोर्ट से सामान सीधा इस पार्क में उतरा जहाँ पे एयरपोर्ट था ऑलरेडी, और वहीं पे सी पोर्ट था, वहाँ से सामान एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी शिफ्ट हुआ, एंड वी आर डन। इससे क्या चीज़ बची, इससे हमारी कॉस्ट बची, इससे हमारा टाइम भी बचा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक मास्टर प्लान लाई थी, और ये इसको ध्यान से नोट कर लो क्योंकि आगे के करंट अफेयर्स में इसको मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज करने वाली हूँ। गति शक्ति मास्टर प्लान लेके आई थी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है। इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा है। if we talk about the other countries, वहाँ 8% ऑफ दी GDP है। जैसे हम अगर यूएसए की बात करें, समवेयर इट इज़ 8% ऑफ दी GDP। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13 to 14% ऑफ GDP आता है, विच इज़ क्वाइट हाई। ठीक है ना, कॉस्ट भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट एक मास्टर प्लान, क्यों, मैंने आपको कहा था कोई भी स्टोरी एक अपने आप में इंडिविजुअली नहीं समझनी है, ब्रॉडर पिक्चर समझनी है। तो गवर्नमेंट ने क्या लेके आई थी, गति शक्ति। गति क्या, टाइम, शक्ति, टाइम की शक्ति। तो गवर्नमेंट का एम क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्यूस द कॉस्ट, गवर्नमेंट लेके आई थी गति शक्ति। उस गति शक्ति ब्रॉडर प्लान में गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क लेके आ रही है कि भाई एक ही जगह सारी व्यवस्था हो ताकि फटाफट जो गुड्स का है वो ट्रांजिट हो सके। तो अभी तक 35 MMLPs अप्रूव किए हैं गवर्नमेंट ने जो बनेंगे। सबसे पहले वाले की परमिशन कहाँ मिली है, चेन्नई में मिली है, डेवलप करने की। लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करेगा, टाइम भी रिड्यूस करेगा। ठीक है ना, 13 to 14% GDP हमारी कॉस्ट है इंडिया की लॉजिस्टिक। ये बात थी। तो ये हो गया हमारा न्यूज़ आर्टिकल कवर। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द इकोनॉमी न्यूज़ कंपाइलेशन। इसी तरीके से संडे को मिलेंगे, हर संडे मिलेंगे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ पार्ट होगा जो डिटेल में डिस्कस होगा, कुछ पार्ट जैसे होगा जैसे हमने लास्ट की 3 न्यूज़ डिस्कस करी, वो फटाफट से उनको बस समझ के और आगे बढ़ेंगे जो प्रीलिम स्पेसिफिक होगी। इससे रिलेटेड MCQs अगर आपको चाहिए, डेफिनेटली, आज तो फर्स्ट क्लास थी तो मुझे आपको बर्डन नहीं देना था, बट डेफिनेटली उसके बारे में भी, उनको भी इंक्लूड करेंगे आगे चलते हुए। आंसर राइटिंग के नुआंसेस को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए मैं कह रही थी एक कॉपी बना लेना, आज तो फर्स्ट क्लास थी तो आपको पता नहीं था कि लेके आनी है, बट गोइंग फॉरवर्ड यू हैव टू गेट अ कॉपी और मेक अ कॉपी फॉर दी सेम। PDF मिलेगा इकोनॉमिक्स विद नानकी पे आपको आफ्टर दी क्लास। सो टिल देन हम नेक्स्ट टाइम मिले। स्टे ट्यून्ड and all the best to all of you.